हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, 13 और 14 जून का वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं और इसी वजह से 13 और 14 जून का जो वीडियो है वो नहीं आ पाया। लेकिन अब से जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये रेगुलर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ 2021 और 22 में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उसको एक बार जो है देखते हैं। तो एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2022 का किसे दिया गया तो ध्यान रखेंगे डेनिस सुलिवन को, जो कि अमेरिका के हैं। और 2021 का किसे दिया गया एबेल पुरस्कार, तो ये लास्जिलो लुवास को दिया गया, जो कि हंगरी के हैं। मिस यूनिवर्स 2021 कौन रही, तो हरनाज कौर संधू। मिस वर्ल्ड 2021 कौन रही, तो कैरोलिना बिलावस्का। और प्रितिजर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो ध्यान रखेंगे फ्रांसिस केरे को। और दोस्तों, जो प्रितिजर पुरस्कार होता है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के अवार्ड के बारे में अगर देखा जाए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये मिला है रणवीर सिंह को। किस फिल्म के लिए, तो 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए। और फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी रही, तो ध्यान रखेंगे पुष्पा द राइज। ठीक, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं और कई बार इनमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 12 जून के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस काव्य संग्रह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला, तो किसे, तो नई नदी की स्वर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा चलाए गए ईट राइट चैलेंज अभियान में लखनऊ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो लखनऊ को जो है इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर की साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ ई बुक है इसमें हमने साल 2021 के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी को कवर किया है। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो पीडीएफ ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। और इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरवीर सिंह ने चेन्नई में आयोजित 42वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो पहले भारतीय बन गए हैं रामकृष्ण मुक्काविल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो ध्यान रखेंगे इसहाक हर्जोग, ये जो है इजराइल के नए राष्ट्रपति बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम को। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का सबसे बड़ा नौसेना का जो जहाज़ था IRIS वर्ग ये डूब गया, तो ये जो है ईरान का नौसैनिक जहाज़ था। अगला क्वेश्चन है, बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो जो बैखो उत्सव है ये असम में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 12 जून से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जो कि हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को IGBC की ओर से ग्रीन रेटिंग दी गई है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आगरा कैंट को। दोस्तों हाल ही में आगरा रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव ने ये बताया कि जो आगरा कैंट स्टेशन है इसे डीआरएम ऑफिस और रेलवे अस्पताल को हरियाली, कूड़ा प्रबंधन और सफाई के मामले में आईजीबीसी की ओर से ग्रीन रेटिंग दी गई है। दोस्तों आईजीबीसी की अगर बात की जाए कि आईजीबीसी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईजीबीसी का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, आईजीबीसी का फुल फॉर्म हो गया। दोस्तों आईजीबीसी होता क्या है और ग्रीन रेटिंग क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे। तो जो आगरा कैंट स्टेशन है इसे जो है परिसर को हरा भरा रखने के प्रयास और इसके साथ ही 2 साल से चल रहे इसमें जो प्रयास है यानी स्टेशन को हरा भरा रखने के, उसके तहत जो है ये ग्रीन रेटिंग दी गई है। स्टेशन के रनिंग रूम के मेस में लोको पायलट और गार्डों के लिए भोजन जो है ये बायोगैस प्लांट पर बनाया जाता है। यहाँ पर स्टेशन से एकत्रित कचरे का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह रेलवे अधिकारियों ने यमुना रेस्ट हाउस में भी बायोगैस प्लांट संचालित किए हैं। स्टेशन पर सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। तो ये जो सारे काम है कहाँ पर होते हैं, आगरा कैंट जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर जो है ये सारे काम होते हैं। तो इसी के चलते जो है इसे ग्रीन रेटिंग दी गई है। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि हरित भवन यानी ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है। जो ये रेटिंग है आईजीबीसी यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से जो है ग्रीन रेटिंग दी गई है। तो जो ग्रीन बिल्डिंग होता है ये होता क्या है, तो ग्रीन बिल्डिंग जो है जो साधारण तौर पर भवन होते हैं उनकी तुलना में कम पानी का उपयोग करता है, ऊर्जा दक्षता का अनुकूलन करता है, प्राकृतिक संसाधनों का ये संरक्षण करता है और कम अपशिष्ट उत्पन्न करता है। यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है ये कम उत्पन्न करता है और रहने वालों के लिए स्वस्थ स्थान प्रदान करता है, उसे कहते हैं हरित भवन यानी कि ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, अब दोस्तों जो आईजीबीसी है ये क्या है, तो जो आईजीबीसी है इसका गठन हुआ है 2001 में। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे और इसका जो गठन है वो 2001 में हुआ है। ये दोस्तों क्या करता है, तो सभी के लिए एक स्थायी निर्मित वातावरण को सक्षम करना और भारत को टिकाऊ निर्मित वातावरण में वैश्विक नेताओं में से एक बनाने की सुविधा प्रदान करना। और इसका जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है कि वैश्विक देशों में जो है इसे एक टिकाऊ निर्मित वातावरण देश को दिया जा सके 2025 तक, ऐसा इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईजीबीसी की ओर से ग्रीन रेटिंग जो है उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन को दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे आगरा कैंट स्टेशन को। और अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन प्रकाशन किसके जीवन पर एक नई किताब राइटर रिबेल सोल्जर लवर जुलाई में रिलीज करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के जीवन पर आधारित। दोस्तों पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ये घोषणा की है कि जो हिंदी साहित्य के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे किस नाम से, इन्हें जो है अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, इनके जीवन और समय पर एक नई किताब जो है ये जुलाई में रिलीज होगी। किताब का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे राइटर रिबेल सोल्जर लवर द मैनी लाइफ्स ऑफ अज्ञेय, ये किताब का नाम है। तो ये जो किताब है ये जुलाई में रिलीज होगी। किताब में अज्ञेय के एक क्रांतिकारी युवा होने से लेकर हिंदी साहित्य के अत्यधिक विवादास्पद संरक्षक संत बनने तक की इसमें कहानी होगी। पुस्तक के लेखक कौन है, यानी ये जो पुस्तक है इसे लिखा किसने है, तो अक्षय मुकुल, जिन्होंने इससे पहले गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया जैसी किताबें लिखी हैं और उसके लिए पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो अक्षय मुकुल ने इसे लिखा है, ये लेखक हैं। दोस्तों जो अज्ञेय हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इनका जो जन्म है वो गोरखपुर के गांव कसिया में हुआ है। और कब हुआ था, तो 1911 में इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि जो पुस्तक है राइटर रिवेल सोल्जर लवर द मैनी लाइफ्स ऑफ अज्ञेय, ये किसके जीवन पर आधारित होगी, तो ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के जीवन पर आधारित होगी। इसके लेखक कौन है, उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, तो अक्षय मुकुल इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हापुड़। देश में सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषण है वो हापुड़ में दर्ज किया गया। हापुड़ का एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 379 पर पहुंच गया है। वहीं अगर देखा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो मेरठ ये दूसरे स्थान पर है,
जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 दर्ज किया गया। इसी तरह जो मुजफ्फरनगर है ये 336 AQI के साथ जो है तीसरे नंबर पर है। वायु गुणवत्ता सबसे खराब वाले देश के टॉप 8 शहरों में 5 उत्तर प्रदेश के हैं। यानी दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें अगर देखा जाए देश भर में पहले स्थान पर कौन रहा तो हापुड़ रहा, दूसरे स्थान पर कौन सा है तो मेरठ है, और तीसरे स्थान पर कौन सा है तो मुजफ्फरनगर। यानी देश भर में अगर देखा जाए टॉप 8 शहरों में तो 5 शहर ये उत्तर प्रदेश से हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक दर्ज किया गया। इनमें हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा इसमें शामिल है। तो ध्यान रखेंगे कि जो अभी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है देश का, जिनमें बताया गया है कि देश भर में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो रहा उत्तर प्रदेश का हापुड़। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। दोस्तों टाइम्स द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है 50 यानी कि 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020। तो इस सूची में जो सुशांत सिंह राजपूत हैं ये शीर्ष पर रहे। 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में अविनाश तिवारी, एली गोनीक, निशांत मलकानी और रणवीर सिंह, रोहित सराफी और वरुण धवन और विराट कोहली भी इस सूची में रहे। तो ध्यान रखेंगे कि जो टॉप पर रहे वो कौन रहे तो सुशांत सिंह राजपूत। और कौन सी रिपोर्ट है तो ध्यान रखेंगे 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 ये सूची है। किसके द्वारा जारी की गई तो टाइम्स द्वारा जो है इसे जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन ने। हिडलबर्ग सीमेंट ने स्वीडन देश में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई है। हिडलबर्ग सीमेंट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या है सीमेंट निर्माता ये कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये स्वीडन में क्या करेगा, ये जो है स्वीडन में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाएगा। हिडलबर्ग सीमेंट निर्माता कंपनी में स्वीडन देश में अपनी एक फैक्ट्री को वर्ष 2030 तक CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की औपचारिक घोषणा की है। स्वीडन देश में स्थापित इस प्लांट को CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाने में 100 मिलियन यूरो की लागत आएगी, जो कि प्रति वर्ष 1.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे कि दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट जो है ये किस देश में बनाया जाएगा तो ध्यान रखेंगे स्वीडन में। और कौन बनाएगा तो जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है हिडलबर्ग सीमेंट, ये जो कंपनी है यही बनाएगी दुनिया का सबसे पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट। ठीक, देश का नाम भी ध्यान रखेंगे स्वीडन में, और कौन सी कंपनी तो हिडलबर्ग सीमेंट कंपनी। और दोस्तों CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट होता क्या है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कैप्चर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड में क्या हुआ कि यहाँ पर जो सरकार है उसने जो गांजा है इसे वैध कर दिया है। यानी थाईलैंड में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार ने इसे जो है क्या कर दिया है, वैध घोषित कर दिया है। हालांकि धूम्रपान, सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग अभी वर्जित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। थाईलैंड का भांग, गांजा, कैनबिस के साथ एक लंबा इतिहास रहा, जिसे स्थानीय लोग आमतौर पर पारंपरिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड जो कि मादक पदार्थों, ड्रग्स से संबंधित सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, इसी प्रकार का कदम उठाने वाला एशिया का ये पहला देश बन गया है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाता है, और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इसे नोट कर लेंगे कि दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा बन गया है जहाँ पर गांजा को वैध घोषित कर दिया गया, तो ये बन गया है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हर साल 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO ने
पहली बार श्रम रोकने का मुद्दा उठाया, और जिसके बाद साल 2002 में सर्वसम्मति से ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया। यानी दोस्तों बाल श्रम को रोकने का जो मुद्दा है ये सबसे पहले किसने उठाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से जो है ये मुद्दा उठाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के 187 सदस्य देश हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बाल श्रम निषेध दिवस 2022 की थीम क्या रही? तो इसे भी ध्यान रखना है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, ये रही है थीम 2022 की बाल श्रम निषेध दिवस की। तो ध्यान रखेंगे कि बाल श्रम निषेध दिवस मनाया कब जाता है? तो हर साल 12 जून को ये मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है वो क्या रही? तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत ने हाल ही में फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया, और ऐसा भारत ने जो है पहली बार किया है। ई स्पोर्ट्स का यह टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेग में 27 से 30 जुलाई तक आयोजित होगा। भारत ने कोरिया और मलेशिया को प्लेऑफ में हराया। भारत 2021 रैंकिंग में इटली, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे दिग्गजों से ऊपर 22वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने पहली बार जो है फीफा ई नेशंस कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो डेनमार्क के कोपेनहेग में 27 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक ये आयोजित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत ने किस प्रतियोगिता में जो है क्वालिफाई किया है? तो फीफा ई नेशंस कप 2022 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया। राबता मुहिम अभियान कार्यक्रम के तहत छात्रों के अभिभावकों से संपर्क किया गया। राबता मुहिम अभियान के माध्यम से लगभग 12.71 लाख अभिभावकों से संपर्क किया गया, जिसमें अभिभावकों से फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया गया। यानी दोस्तों यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो राबता मुहिम है, ये जो अभियान है किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे पंजाब से संबंधित है। और इसमें क्या किया गया? तो इस अभियान के तहत जो है छात्रों के जो अभिभावक हैं उनसे संपर्क किया गया, और इस अभियान के तहत जो है लगभग 12,71,000 जो अभिभावक हैं उनसे संपर्क किया गया फ़ोन के माध्यम से। तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पंजाब से क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो एक जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला का निधन हुआ है, यानी उनकी हत्या की गई थी, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे पंजाब के ये सिंगर थे। ये क्वेश्चन भी आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी नितिन राकेश और जेरी विंड। लेखक नितिन राकेश और जेरी विंड को वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उनकी जून महीने के पहले सप्ताह में नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित लॉन्च पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये इनकी पुस्तक है, इसे जो है प्रकाशित किया गया। तो इसी के लिए इन्हें जो है 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। लेखक नितिन राकेश द्वारा लिखित पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में उद्यमियों और व्यापार मालिकों को संकट में उनके व्यवसाय को फलने फूलने के बारे में अहम बातें बताती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इस पुस्तक के लिए जो दो लेखक हैं नितिन राकेश और जेरी विंड, इन्हें जो है कौन सा अवार्ड दिया गया? तो 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं और पुस्तक कौन सी है तो वो भी ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 15 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा पिछली वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि NHAI ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर की मोटरवे यानी सड़क के निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, 75 किलोमीटर, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज किस राज्य में बना? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी राजस्थान, सी असम और डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।